आज हम पढ़ेंगे लैंडस्केप ऑफ द सोल का दूसरा पार्ट। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम एक बार रिकैप लेंगे। पिछली बार हमने जो है वीडियो में पढ़ा था कि वुड डाउसी के बारे में एक पेंटर थे जिन्होंने जो है 8th सेंचुरी में पैदा हुए थे, और उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी एक लैंडस्केप था जो हुक्म दिया गया था टैंग के एम्पायर ज़ुआंगसोंग के जरिए कि उनके महल के दीवार को क्या किया जाए, सजाया जाए, ठीक है, पेंटिंग से। तो मास्टर ने जो है एक क्या बनाया, लैंडस्केप बनाया उन्होंने बेहतरीन, इसमें वंडरफुल सीन बनाया, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट था, हाई माउंटेन्स थे, ये सब चीज़ें उन्होंने बनाई थी। वो उसको देखकर जो है उन्होंने बहुत तारीफ़ की, लेकिन असल पेंटर जो चाहता था वो था, बताना चाह रहे थे कि वो जो है उसके अंदर की खूबसूरती असल है। इन दिस केव, कि इस केव में देखिए जो माउंटेन के नीचे है उसके अंदर एक स्पिरिट रहती है जो इसके बारे में बताया कि स्प्लेंडिड है, बहुत ही शानदार है, जिसके बयान करना बियॉन्ड एनी वर्ड्स कैन कॉन्वे, इतना शानदार है कि वो बयान से बाहर है। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने केव के अंदर गए वो, और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गए, पेंटिंग दीवार से उड़ गई। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी, उसमें कंपेयर हमने किया था कि क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप जो है और क्या होता है, और जो है वेस्टर्न जो है पेंटिंग क्या है, दोनों में कितना फ़र्क है और क्या क्या फ़र्क दोनों में थे, हमने उसको देखा था, समझा था, ठीक है। आई बात समझ में? आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एक और इसमें एक पार्ट था, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था शेन शुई की, जिसके बारे में माउंटेन और वाटर होता है, ठीक है। ये हमने भी इसको डिस्कस किया था। यंग और यिन के बारे में, यंग माउंटेन होता है जो स्ट्रेट हॉरिजेंटल होता है, ठीक है, वर्टिकल होता है, ठीक है, और यिन जो है हॉरिजेंटल होता है, ज़मीन के ऊपर, मतलब बिल्कुल ये अर्थ को डिस्क्राइब करता है, फ्लूइड होता है, मॉइस्ट होता है, कूल होता है, ठीक। चलिए, आई होप कि समझ में आ गया। नहीं हुआ तो नहीं तो फिर आप पहली वाली वीडियो फिर से एक बार देख लें ताकि अब उस कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब आगे हम पढ़ेंगे गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। ये आउटसाइडर आर्ट क्या है? आउटसाइडर आर्ट का मतलब होता है आर्ट बाय अनट्रेन्ड आर्टिस्ट। आर्ट बाय अनट्रेन्ड आर्टिस्ट यानी जो आर्ट अनट्रेन्ड आर्टिस्ट, ऐसा फनकार जो ट्रेनिंग नहीं लिया उसने बनाया हो, उसको बोलते हैं आउटसाइडर आर्ट, ठीक है। क्लियर हो ये बात? ये इसको ही इंग्लिश में कहते हैं आर्ट ब्रूट, फ्रेंच में इसको कहते हैं आर्ट ब्रूट, मतलब आउटसाइडर आर्ट। क्लियर हुई बात? सो व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफे mooted द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन 1940। 1940 में एक फ्रेंच पेंटर था जिनका नाम था जीन डुबुफे। ये जो है मोटेड माने पेश कर रहे थे क्या कंसेप्ट, एक आर्ट ब्रूट का कंसेप्ट बता रहे थे 1940 में कि आर्ट ब्रूट है क्या चीज़। द आर्ट ऑफ अनट्रेन्ड विजनरी वाज अ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और वो कहने लगे कि जो है आर्ट ऑफ अनट्रेन्ड विजनरी वाज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पहले तो ये बहुत कम तादाद में लोग पसंद करते थे अनट्रेन्ड आर्ट को, यानी कि जो ट्रेनर, जो आर्टिस्ट है जिसने ट्रेनिंग नहीं ली और उनके जो आर्ट बनाते थे तो उसमें लोगों का दिलचस्पी कम था, ठीक है। माइनॉरिटी माने अक़लियत, वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल बिगिनिंग, शायद ये उस वक्त की शुरुआत थी। आई बात समझ में? उस वक्त ये शुरुआत थी, इसलिए बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्ट लेते थे। Outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. Outsider art फिर क्या हुआ? Outsider art मतलब मैं आपको बताया था इससे पहले, आर्ट बाई अनट्रेन्ड आर्टिस्ट। आउटसाइडर आर्ट फिर ग्रेजुअली, धीरे धीरे फास्ट ग्रोइंग होने लगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसने जो है एरिया कैप्चर किया, यानी लोगों की इंटरेस्ट बढ़ती रही, लोगों की चाह उसमें बढ़ता रहा, वो लोगों को अट्रैक्ट करता रहा। आई बात समझ में? इंटरनेशनली लेवल पर। क्लियर बात? कंटेम्परेरी के मानता है हम असर, उसी वक्त, ठीक है, एट द सेम टाइम, अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर। तो जब आर्ट जो है इंटरनेशनली फेमस हो रहा था उसी वक्त जो है आउटसाइडर आर्ट भी फेमस होने लगा। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं। दिस genre is described as the art of those who have no right
to be artists as they have received no formal training. इस तरह के genre के माने होता है स्टाइल। ये जो स्टाइल है जो इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज, ये genre इस तरह की यानी कि आउटसाइडर आर्ट ऐसा स्टाइल है जिसमें जो पेंटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लेते, कोई ट्रेनिंग नहीं लेते, अनट्रेंड होते हैं, ट्रेनिंग नहीं लेते, फिर भी वो आर्टिस्ट होते हैं, ज़बरदस्त आर्टिस्ट होते हैं। उनको हक नहीं होता कि वो नो राइट टू बी आर्टिस्ट, वो फ़नकार होने के हकदार नहीं होते। लेकिन समझ में आई बात, ऐसे आर्टिस्ट को कहते हैं, इस तरह के आर्ट को क्या बोलते हैं, आउटसाइडर आर्ट, जिनको ऐसे आर्टिस्ट बनाते हैं जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली होती है, यट शो टैलेंट्स, लेकिन फिर भी वो अपना टैलेंट दिखाते हैं, एन आर्टिस्टिक व्यूज़, और फ़नकाराना बसीरत, सूझबूझ दिखाते हैं, नॉलेज दिखाते हैं, जो एक फ़नकार का होता है। ट्रेनिंग तो नहीं ली लेकिन वो टैलेंटेड होते हैं, अपने टैलेंट को शो करते हैं। तो देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेनस्ट्रीम ऑफ ऑफरिंग्स। सो यहाँ पर स्टिमुलेटिंग मतलब होता है, समझ ले इसको, इनकरेजिंग, ठीक है, हौसला अफजाई करना, उकसाना, ये बढ़ावा देता है। कंट्रास्ट के माने होता है इसके बरक्स, फ़र्क को। अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफ ऑफरिंग्स, मेन स्ट्रीम के माना होता है जो मेन पार्ट, ठीक है, मेन स्ट्रीम का मतलब होता है यूज्ड और एक्सेप्टेड ब्रॉडली, जिसको बहुत बड़े पैमाने पर लोग एक्सेप्ट करते हैं। ऑफरिंग्स माने ऑफ़र, पेश करना, इसको ऑफ़र एज अ गिफ्ट, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसको समझिए, उनके काम को क्या होता है, वो उनके काम आर देयर वर्क्स आर आ स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट, उनके काम क्या करते हैं, वो बढ़ावा देते हैं मेन स्ट्रीम के बहुत सारे ऑफरिंग्स को, अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम्स, ठीक है। आई बात समझ में, जो मेन पार्ट होता है जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, उसको इनके आर्ट्स बढ़ावा देते हैं। ऐसा नहीं कि इनके आर्ट मेन पार्ट को डिक्रीज़ करते हैं या उनके जो फ़नकार होते हैं, आर्टिस्ट के काम को कमज़ोर करते हैं, बल्कि इनके काम जो अनट्रेंड होते हैं, ट्रेंड वाले आर्टिस्ट के काम को और बढ़ावा देते हैं। क्लियर हुई बात? क्लियर है? समझ में आ गई बात? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अराउंड द टाइम डुबुफे वाज propounding his concept, उस वक्त जब डुबुफे जो है, ये propounding के माना बोल सकते हैं बयान करना, या जब वो आइडिया अपना पेश कर रहे थे, इस कंसेप्ट का जिक्र कर रहे थे, उस वक्त क्या था इन इंडिया, उस वक्त जब ये अपना लेक्चर दे रहे थे, उस वक्त हिंदुस्तान में एन अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज। एक अनट्यूटर्ड मतलब जो ट्रेनिंग नहीं लिया, जिसने ट्रेनिंग ना ली हो, अनट्यूटर्ड मतलब समझ में आ गया ना, जिसने ट्रेनिंग, नॉट ट्रेंड, अनट्रेंड, एक जीनियस था जिसने अपना क्रिएट किया था एक पैराडाइज, एक उसने पैराडाइज के मतलब अपने ख़ुद की एक जन्नत उसने बनाई थी। यर्स अगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल, सालों पहले एक जंगल का एक टुकड़ा, डैट ही बिगेन क्लियरिंग, जिसको वो साफ़ कर रहा था, टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन, वो ख़ुद एक ऐसा बाग बनाना चाहता था, स्कल्प्टेड विद स्टोन, जिसमें मूर्तियाँ थी पत्थरों की, ठीक है, एंड रिसाइकल मटेरियल, और उसमें ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया था जिसको रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल मतलब आपने सुना होगा रिसाइकल का नाम, मतलब जो चीज़ें यूज़ हो चुकी हैं फिर उसको रीयूज़ करना, फेंक दिया, जो बेकार चीज़ हमने फेंक दी, प्लास्टिक फेंक दी, बॉटल फेंक दिया, और शीशा टूट गया वो फेंक दिया, बर्तन टूट गया वो फेंक दिया, तो वो सब फेंकी हुई चीज़ को फिर से यूज़ करना, उसको काम के लायक बनाना, इसको बोलते हैं रिसाइकल, ठीक है। सो रिसाइकल मटेरियल का उसने इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करके उसने जो है स्कल्प्टेड बनाया, स्कल्प्टेड मैंने मूर्तियाँ बनाई। क्या बनाया? देखिए मूर्ति दिख रही है आपको, ये सारी मूर्तियाँ उसने जो है रिसाइकल से बनाया। रिसाइकल मतलब समझ में आ गया? रिसाइकल मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा, रॉक गार्डन स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रोकन बैंगल्स। एक रॉक गार्डन है जो एक रॉक गार्डन के नाम से स्कल्पचर मतलब मूर्तियाँ हैं जो बनाई गई हैं ब्रोकन बैंगल से, यानी टूटी हुई चूड़ियों से। कौन बनाया? भाई नेकचंद। क्लियर हुई बात?
तो यहाँ रिसाइकल मटेरियल का इस्तेमाल करके उसने अपना एक बाग बनाया जो इज़ नोन टू द वर्ल्ड टुडे, जो आज दुनिया में जाना जाता है एज द रॉक गार्डन के नाम से एट चंडीगढ़। कहाँ पर ये है? चंडीगढ़ में कायम है। समझ में आ गई बात? तो रॉक गार्डन कहाँ है भाई? चंडीगढ़ में है। इट्स 80-year-old क्रिएटर डायरेक्टर नेक चंद, इसके 80 साल की उम्र वाले क्रिएटर जिसने बनाया, उनकी उम्र कितनी? 80 साल है, जिनका नाम जो है नेक चंद है, इज़ नाउ हेल्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। अब ये जो है ना, हेल्ड के माना समझिए, हेल्ड के माना उसको बोल सकते हैं ग्रीट, सैल्यूट करना, गिव सैल्यूटेशन, तारीफ़ करना, और जाने जाते हैं, इज़्ज़त दिया जाता है, रिस्पेक्टेड। हिंदुस्तान में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं किसमें? आउटसाइडर आर्ट के। आउटसाइडर आर्ट समझ में आ गया ना? आर्ट बाई अनट्रेंड आर्टिस्ट। क्लियर है ना? तो ये सबसे बड़े जो है, इनकी तारीफ़ हुई, इनका सम्मान किया गया, एक सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर आउटसाइडर आर्ट के बने। ठीक है। सो द 50th issue Spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publication। तो अब 50th इशू, यानी 50वां इशू के माने बोलते हैं जारी करना, कोई रिसाला, कोई न्यूज़पेपर जो है पब्लिश करना। 50वां जो है इशू था, पब्लिशिंग था 2000 2005 में। क्या नाम था उसका? ऑफ रॉ विज़न के नाम से, यूके बेस्ड मैगज़ीन। ये क्या था? रॉ विज़न एक यूके का एक मैगज़ीन था। आई बात समझ में? पायनियर इन आउटसाइडर आर्ट, जो पेश था, सबसे आगे था आउटसाइडर आर्ट में। ठीक है। सो पायनियर मतलब होता है टू बी फर्स्ट टू यूज़। तो इसने सबसे पहले जो है आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन के बारे में लिखा, यूके बेस्ड मैगज़ीन जिसका नाम था रॉ विज़न, 2005 में स्प्रिंग के महीने में। तो फीचर्स मतलब होता है पब्लिश करना, बोल सकते हैं मैगज़ीन को किसी टॉपिक पर काफ़ी लंबी बात करना। फीचर्स के माने लिखा है यहाँ पर, अ न्यूज़पेपर और मैगज़ीन डिवोटेड अ पर्टिकुलर टॉपिक एट अ लेंथ, मतलब किसी टॉपिक को काफ़ी लंबे हद तक पहुँचाना, काफ़ी देर काफ़ी बात करना, उसके बारे में काफ़ी लिखना। नेक चंद के बारे में उसने जो है लिखा काफ़ी देर तक, इस मैगज़ीन ने, यूके बेस्ड मैगज़ीन ने नेक चंद के बारे में, उनके काम के बारे में लिखा 2005 में। एंड हीज़ रॉक गार्डन स्कल्पचर, और उसके रॉक गार्डन स्कल्पचर को भी लिखा। क्या नाम दिया? वुमेन बाई वाटरफॉल के पास जो औरतें हैं उनके इस टॉपिक के ऊपर लिखा। ऑन इट्स एनिवर्सरी इशू कवर्स, एनिवर्सरी इशू कवर्स मतलब सालाना जो मैगज़ीन का सालाना कवर था, जो बनाते थे हर साल एक पेपर पे कुछ ना कुछ कवर होता है ना, कोई कवर फ़ोटो होता है, तो उस पर उन्होंने विमेन बाई वाटरफॉल जो है, ये उस रॉक गार्डन का ही एक पार्ट था, उसको उन्होंने उसकी पिक्चर अपने कवर पे लगाई थी। आई बात समझ में? जो मैं बहुत डीपली समझा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट वॉज ऑफ works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences। The notion माने आइडिया, आर्ट ब्रूट मतलब होता है आउटसाइडर आर्ट या रॉ आर्ट। ठीक है, यानी कि रॉ आर्ट ब्रूट और आउटसाइडर आर्ट मतलब आर्ट बाई अनट्रेन्ड पेंट आर्टिस्ट। क्लियर है? वाज ऑफ वर्क्स एक ऐसा काम है दैट वर इन देयर रॉ स्टेट, जो कि उसके अपने कच्चे अवस्था में, कच्ची हालत में होता है, एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, जो कि माना जाता है। रिगार्ड्स के माना यहाँ पर है गुड विशेज़ बोल सकते हैं, या सलामी पेश करना बोलते हैं। किसको? कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस को। ठीक है, तो रॉ आर्ट क्या है? एक काम है, अपने किस अवस्था में होता है? रॉ स्टेट में होता है। मतलब वो चूँकि जो अनट्रेंड होते हैं, ट्रेनिंग नहीं लिए होते, तो अपने अतबार से अपने टैलेंट को शो करते हैं। जो रॉ स्टेट में होता है फिर भी वो जो है समझा जाता है कल्चरल आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस को उस अपने अंदर लिए होता है। कल्चर, उस जगह के कल्चर को, उस जगह के आर्ट फनकारी को अपने अंदर लिए हुए होता है, उसके अंदर उसके असरात मौजूद होते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। और कोई भी चीज़ और हर चीज़, कोई भी चीज़, एनीथिंग और एवरीथिंग मतलब
कोई भी चीज़, और हर चीज़ जो है फ्रॉम अ टिन, एक टिन से टू अ सिंक। सिंक मतलब समझिए वो आपने फिक्स्ड बेसिन देखा होगा, बेसिन जो घरों में होता है, सिंक उसको बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं, आप जिससे बर्तन वगैरह धोते हैं, समझ गए ना। तो वो सिंक, टीने से लेकर सिंक तक, और ब्रोकन टू अ ब्रोकन डाउन कार या टूटी फूटी कार भी इसमें इस्तेमाल, कुल मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट, इस आर्ट का हिस्सा बन सकती है। टूटा फूटा सामान कुछ भी हो, छोटे से सुई से लेकर के बड़े से बड़े गाड़ी तक, सबका जो पार्ट्स है वो सब इस्तेमाल किया जाता है वर्क ऑफ रॉ आर्ट में, ठीक है। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजिंग, समथिंग हैज़ कुछ, नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट्स, और कुछ हद तक इन्होंने जो है कुछ आर्ट, समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट, डिजिंग मतलब होता है क्या बोलते हैं, चकरा देने वाला, चकरा देने वाली ऊंचाई तक ले गए इस काम को। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। तो बताया यहाँ पर कि आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी, आउटस्टैंडिंग के माने होता है शानदार, अलग थलग, एक्सेप्शनली गुड, बहुत ही बढ़िया एक हाइट तक पहुँचाया उन्होंने। टेस्टिमोनी, एक टेस्टिमोनी का माने था गवाही या सबूत है, ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। एक आम आदमी जब अपने ख्वाब को पूरा करना चाहता है तो वो किस हद तक जो है उसको ले जा सकता है, ये एक नेकचंद ने करके दिखाया है। आई बात समझ में? चलिए, द स्विस कमीशन ऑफ यूनेस्को will be honoring him by way of European exposition of his works। एक स्विस कमीशन है, एक ग्रुप है, एक तंजीम है, कमीशन माने होता है ग्रुप, संगठन, ठीक है। स्विस कमीशन के एक जो संगठन है इसका नाम है यूनेस्को, एक संगठन है, ग्रुप ऑफ पीपल है। ये क्या करती है, ये इज़्ज़त दी है, ऑनरिंग हिम, उसको इज़्ज़त देगी, जो कहाँ की है, यूरोपियन वे ऑफ यूरोपियन एग्जिबिशन। एक्सपोजिशन मतलब होता है एग्जीबिशन, एक्सपोजिशन मतलब नुमाइश, समझते, नुमाइश ये कायम करती है। यूनेस्को का काम क्या है, अच्छी अच्छी चीज़ों को नुमाइश पे लाना, लोगों के काम को लोगों के सामने पेश करना। ये यूनेस्को वाली जो कंपनी है ये इज़्ज़त और सम्मान देगी इनके काम को यूरोप में एक्सपोजिशन करके, यानी कि उसका नुमाइश करके, शो करके उनको इज़्ज़त देगी। द 5 मंथ इंटरेक्टिव शो, ये जो शो चलेगा 5 महीने का, और क्या नाम होगा इस शो का, रियल्म ऑफ नेकचंद। रियल्म माने होता है किंगडम ऑफ नेकचंद, रियल्म ऑफ मतलब किंगडम ऑफ नेकचंद की हुकूमत, और इस तरह के वो किंगडम बोल सकते हैं, ठीक है, राजधानी या उनका दायरा, उनका एरिया बोल सकते हैं नेकचंद का। तो किंगडम ऑफ नेकचंद के नाम से वो जाना जाएगा वो शो। ये कब शुरू होगा, बिगिनिंग अक्टूबर, विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूज़ियम इन स्विट्ज़रलैंड। अक्टूबर की शुरुआत से ये जो सबसे पहले जो म्यूज़ियम, लीडिंग म्यूज़ियम है स्विट्ज़रलैंड के, उसमें पहले दिखाया जाएगा। उसके बाद फिर बेल्जियम में जाएगी इनका ये काम, बेल्जियम में फिर ले जाया जाएगा, फिर फ्रांस में जाएगा, फिर इटली में। 5 इलाके, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली में ये 5 महीने का शो होगा, नुमाइश होगी, और बड़े बड़े म्यूज़ियम में इनके इस काम को पेश किया जाएगा। तो नेकचंद का मानना है द बिगेस्ट रिवार्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन। नेकचंद ने कहा कि सबसे बड़ा रिवॉर्ड जो मेरे लिए है वो ये है कि लोग जो है चलते हुए लोगों को मैं देखूं कि लोग मेरे काम को तारीफ़ कर रहे हों, सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, कि मेरे काम को देखकर लोग खुश हो रहे हों, यही मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। वृंदा स्टोरी, हिंदुस्तान टाइम्स, 28 अगस्त 2005, ये हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था ये पार्ट, उसको 28 अगस्त को 2005 को, और ये इसका एक कट पीस है न्यूज़पेपर का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरी स्टोरी। ये गार्डन है जिसका नाम है रॉक गार्डन, जो कहाँ है, चंडीगढ़ में है। किसने बनाया इसको, नेकचंद ने बनाया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। इसमें कौन सी मटेरियल लगी है, सारे जो है मटेरियल रिसाइकल्ड मटेरियल है, जो ख़राब चीज़ें हैं उसी से उन्होंने उनको बनाया है। सारी मूर्तियाँ जो है उनकी बनाई हुई। यहाँ पर इसको जब नेट पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रॉक गार्डन है क्या, नेकचंद का बना हुआ। नेट पर डालें रॉक गार्डन तो आपको वहाँ पर जो मूर्तियाँ दिखेंगी, आपको उसके कुछ वीडियोस दिखेंगे,
तो आपको समझ में आएगा। चूँकि यहाँ नेट नहीं चल रहा है इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, वरना दिखा सकता हूँ, या मैं दिखाता हूँ, रुकिए। ये देखें, सब चीज़ें जो हैं, ये रॉक गार्डन है, इसी को बोलते हैं। इसमें सारी चीज़ें जो हैं यूज़ की गई हैं, जो रिसाइकल बोल सकते हैं ना, जो चीज़ें हम फेंक देते हैं वो सब इस्तेमाल इसमें किया गया है। देख लें, ये सब देखिए, सब उन्होंने बनाया, खुद से बनाया है। ऐसा नहीं कि ये पहाड़ थे, बल्कि इन्होंने खुद से अपने स्टेप किया है। तो जंगल था, इन्होंने काट को सब क्लियर किया, उसमें जो है सबका इस्तेमाल, कारीगरी उनकी है। देखिए जो है वाटरफॉल उन्होंने बनाया। देख के लग रहा है कि बहुत बड़ा है, छोटी मोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ा उन्होंने जगह कवर किया है। तो जब उन्होंने जो है पैराडाइज को तैयार किया, अपना खुद का पैराडाइज बनाया रॉक गार्डन के नाम से। ये सब आदमी बने, पुतले बने हैं, ये रियल के नहीं, सब पत्थरों से बनाया उन्होंने।
आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये रहा उसके अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, क्वेश्चन वगैरह है, आप इसको देखें, बनाएं और इंशाल्लाह इसका जो है आई होप कि पूरा स्टोरी समझ में आ गया। सो अगेन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।